मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इसके पहले हम लोगों ने कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बाद रोल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, ये सब हमने आप लोगों को पढ़ा दिया। और जितनी भी टाइम की लिमिटेशंस के अंदर चीज़ें हो सकती थी वो सब मैंने समझा दी। आज हम लोग मोनोटॉनिक फंक्शंस पढ़ने जा रहे हैं। सारे बच्चे इस बात को समझ लें कि मोनोटॉनिक जो है ये फंक्शन का बिहेवियर है। मोनोटोनिसिटी जो है ये फंक्शन का बिहेवियर है और वो बिहेवियर कहलाता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। डेफिनेशन ये बनती है कि दोज फंक्शंस हु आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आर कॉल्ड मोनोटॉनिक फंक्शंस। यानी जो फंक्शन इंक्रीज करें या डिक्रीज करें उनको हम लोग मोनोटॉनिक फंक्शंस कहते हैं। अब कोई भी फंक्शन किस तरीके से इंक्रीज करता है ज्योमेट्रिकली, किस तरीके से इंक्रीज करता है, किस तरह डिक्रीज करता है, और हम लोग उस मोनोटोनिसिटी को यानी उसका इंक्रीज होना और डिक्रीज करना होना मैथमेटिकली किस तरीके से निकालते हैं, आज हम लोग इस बात पर डिस्कस करेंगे टाइम की लिमिटेशंस को देखते हुए। आप देखें कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन, देखिए एग्जाम्पल आप देखें कि अगर हमारे पास में कोई फंक्शन यहाँ के पर दे रखा है y बराबर एक्स स्क्वायर, सारे बच्चे देखेंगे तो सब बच्चों को ये बात पता है कि एक्स स्क्वायर बराबर 4ay का कर्व किस तरीके का होता है। यहाँ पर भी 4a1 है लेकिन y बराबर एक्स स्क्वायर लिखा है, बिल्कुल वही टाइप है जो एक्स स्क्वायर बराबर 4ay का होता है। एक्स स्क्वायर 4ay का जो कर्व आता है वो पैराबोलिक आता है, यानी पैराबोला आता है, और ये ऊपर की तरफ ओपन होता है। इट इज ओपन इन अपवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमारे पास यहाँ के पर ये वाई एक्सिस है, सारे बच्चे देखेंगे ये वाई एक्सिस है, और ये यहाँ के पर ये एक्स एक्सिस है, तो ये एक्स स्क्वायर बराबर 4ay का टाइप का कर्व है। ये कर्व इस तरीके से यहाँ के पर आएगा। ये हमारे पास में y बराबर एक्स स्क्वायर फंक्शन दिया हुआ था, इसका कर्व एक्स स्क्वायर बराबर 4ay की वैल्यू 1 है, और पैराबोला ऊपर की तरफ इन अपवर्ड डायरेक्शन जो है वो ओपन होगा। ये जो टर्निंग पॉइंट होता है ये यहाँ के पर ओरिजिन होता है। सारे लोगों को यहाँ के पर ये पता है कि ये ओरिजिन होता है। ये बात मैंने आप लोगों को डिफरेंशिएबिलिटी में पढ़ा दी थी कि कर्व के किसी पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ की जाए तो टेंजेंट का जो स्लोप होता है वही डेरिवेटिव कहलाता है, यानी स्लोप m बराबर dy/dx। ये हमने इसकी डिटेल डिफरेंशिएबिलिटी में पढ़ाई है आप लोगों को। इसका मतलब ये हो गया कि कर्व का कोई भी पॉइंट लिया जाए, कोई भी पॉइंट, एनी पॉइंट, यानी अगर मान लीजिए कि अगर हमने यहाँ के ऊपर ये आप देख लें कि ये हम लोगों ने यहाँ के ऊपर ये पॉइंट यहाँ के ऊपर ये दे रखा है, ये ब्लैक में कर्व की टेंजेंट है। मान लिया गया कि इस पॉइंट पर ये कोई पॉइंट यहाँ के ऊपर ये P था और P पॉइंट पर हम लोगों ने टेंजेंट खींच ली, तो इस P पॉइंट पर जो टेंजेंट का स्लोप होगा m, जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग यहाँ के ऊपर dy बाई यहाँ के ऊपर dx कहेंगे। कर्व के किसी पॉइंट पर कोई टेंजेंट खींची जाए, देखिए ब्लैक जो है पॉइंट P पर टेंजेंट खींच दी गई है और इस टेंजेंट का जो स्लोप है वो dy बाई dx है। इसी तरीके से अगर कर्व के मान लीजिए कि ये पॉइंट ले लिया जाए और ये टेंजेंट खींच दी जाए, ये हम लोगों ने ये टेंजेंट यहाँ के ऊपर ये ड्रॉ कर दी, ये टेंजेंट यहाँ के ऊपर ये इस पॉइंट के ऊपर जो है टेंजेंट यहाँ के ऊपर ड्रॉ कर दी, और मान लिया गया कि ये पॉइंट यहाँ के ऊपर Q था, तो इस पॉइंट पर भी जो स्लोप होगा इस पॉइंट पर ये भी यहाँ के ऊपर dy/dx कहलाएगा। कर्व के किसी पॉइंट पर कोई टेंजेंट खींची जाए तो उस टेंजेंट का जो ग्रेडियंट होता है, जो स्लोप होता है, वही dy/dx कहलाता है। ये
यहाँ के ऊपर हमारे पास आप देख लीजिए कि यहाँ के ऊपर मान लीजिए कि ये एंगल यहाँ के ऊपर ये फाई बनाता है और ये एंगल जो है वो यहाँ के ऊपर ये मान लीजिए कि थीटा बनाता है। दोनों टेंजेंट ने एक्स एक्सिस के साथ में कोई एंगल बनाया। ये जो एंगल होगा, ये एंगल यहाँ के ऊपर ये एक्यूट होगा, ये एक्यूट एंगल होगा। और ये जो थीटा है, यहाँ पर सारे लोग देख लें कि थीटा जो है ये ऑब्ट्यूस एंगल है। ये जो थीटा बनेगा, ये वाला थीटा यहाँ के ऊपर ऑब्ट्यूस होगा और ये जो है यहाँ के ऊपर एक्यूट एंगल बनेगा। अगर हम कर्व के किसी पॉइंट पर कोई टेंजेंट खींच रहे हैं और टेंजेंट ऑब्ट्यूस एंगल बना रही है, तो dy बाई dx जो है यानी टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। और अगर कर्व के किसी पॉइंट पर टेंजेंट खींची जाए और वो एक्यूट एंगल बनाए तो हमेशा dy बाई dx जो है वो पॉजिटिव होगा, यानी स्लोप हमेशा जो है वो पॉजिटिव होगा। और इसका कंसेप्ट आप लोग जानते हैं कि अगर हम स्लोप को tan थीटा कहें तो tan थीटा जो है वो ऑब्ट्यूस एंगल अगर बनाता है तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और जब सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा तो हर हाल में वो निगेटिव हो जाएगा। और अगर स्लोप यानी tan थीटा यानी अगर हम इस एंगल का tan लें तो वो क्या हो जाएगा, वो हमेशा एक्यूट एंगल बनाएगा। तो एक्यूट का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पॉजिटिव होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमेशा हर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन यहाँ पर tan थीटा स्लोप होगा, नेगेटिव होगा। और tan थीटा ही dy बाई dx है, यानी m बराबर tan थीटा बराबर dy बाई dx, तो ये नेगेटिव होगा। पॉइंट आप लोग समझ लें, मैंने आपको बिल्कुल खुलासा कर दिया कि कर्व के किसी पॉइंट पर जब टेंजेंट खींचते हैं तो उस टेंजेंट का जो स्लोप होता है वो dy बाई dx कहलाता है। और चाहे हम m बराबर tan थीटा बराबर dy बाई dx कहें और चाहे डायरेक्ट dy बाई dx कहें, अगर वो ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा और स्लोप नेगेटिव होगा, और अगर वो एक्यूट एंगल बना रहा है तो स्लोप यानी tan थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और पॉजिटिव होगा। इसका मतलब dy बाई dx पॉजिटिव होगा। सारे बच्चे इस बात को यहाँ पर ये समझ लें कि अगर कर्व के किसी पॉइंट पर टेंजेंट खींची जाए और टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव हो तो वो कर्व का जो हिस्सा है वो इंक्रीजिंग कहलाता है। ये देखिए मैंने लिख दिया, कर्व का वो हिस्सा इंक्रीजिंग कहलाता है। यानी क्या पहचान है इंक्रीजिंग की, कि कर्व के किसी पॉइंट पर अगर कोई टेंजेंट खींची जाए और टेंजेंट का स्लोप यानी dy बाई dx अगर पॉजिटिव हो तो कर्व का वो हिस्सा, यानी हम यहाँ पर अगर टेंजेंट खींचेंगे तब भी एक्यूट एंगल आएगा, अगर हम आगे बढ़ाकर किसी और पॉइंट के ऊपर भी टेंजेंट खींचेंगे तो हर हाल में वो एक्स एक्सिस के साथ में एक्यूट एंगल बनाएगा। इसी तरीके से अगर हम कर्व के इधर वाल कोई भी एंगल लें, चाहे पॉइंट यहाँ पर हो और चाहे कहीं पर भी पॉइंट होगा, तो जो टेंजेंट होगी उसका स्लोप नेगेटिव होगा, इसलिए dy बाई dx जो है वो आ जाएगा लेस देन 0। पॉइंट समझ में आ रहा है। और यहीं पर बात हम आपको बताते चलें कि इसके पहले एक बात और सुन लीजिए, यानी इसका मतलब ये है कि जितना हिस्सा कर्व का जिसके ऊपर टेंजेंट खींची जाए और टेंजेंट जो है वो एक्यूट एंगल बनाए तो हमेशा वो कर्व का हिस्सा इंक्रीजिंग कहलाएगा। यानी इसका मतलब ये है कि ये जितना भी हिस्सा होगा ये सब इंक्रीजिंग होगा, और इधर का जो हिस्सा होगा जिसके ऊपर dy बाई dx जो है वो लेस देन 0 है, ये सब यहाँ के ऊपर डिक्रीजिंग कहलाएगा। देखिए हमने यहाँ के ऊपर लिख दिया, ये पूरा हिस्सा जो है यहाँ के ऊपर कहलाएगा डिक्रीजिंग। हम आपको देखिए ये डिक्रीजिंग कहलाएगा। अगर कर्व के इस पॉइंट पर, इस टर्निंग पॉइंट पर कोई टेंजेंट खींची जाए, ये यहाँ के ऊपर टेंजेंट खींची जाए, तो चूंकि ये पॉइंट जो है वो इसके ऊपर टेंजेंट जो है वो क्या होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। देखिए टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर जो होगा dy बाई dx जो है वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि किसी पॉइंट पर अगर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो थीटा 0 हो जाएगा, यानी एंगल 0 हो जाएगा और tan 0 0 हो जाएगा, इसलिए tan ही dy बाई dx है, तो dy बाई dx की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 0। अब यहाँ तक बात पहुँची। अब इसके बाद में देखिए 3 बातें मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी कि dy बाई dx पॉजिटिव होगा तो कर्व इंक्रीज करेगा। ये बात आप ध्यान दे लें कि dy बाई dx ग्रेटर देन 0 होगा तो कर्व इंक्रीज करेगा। इसका मतलब ये है कि जब भी कॉन्सेप्ट में या सवाल में कहीं पर कहा जाए कि कर्व इज इंक्रीजिंग
या फंक्शन इज इंक्रीजिंग, तो हर हाल में dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। अगर कहीं पर कहा जाए कि फंक्शन इज डिक्रीजिंग, तो हर हाल में dy बाई डी एक्स जो है वो लेस देन 0 होगा। और अगर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो dy बाई डी एक्स 0 के बराबर हो जाएगा। यहां तक बात पहुंची। इसके बाद में यहां पे मैं लिखे देता हूं कि इफ इंक्रीजिंग, यहां के पर ये इंक्रीजिंग, देन dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0, इफ डिक्रीजिंग देन यहां के पर ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स यहां के पर लेस देन 0। इंक्रीजिंग के लिए हमेशा dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 होता है और डिक्रीजिंग के लिए हमेशा dy बाई डी एक्स जो है वो लेस देन 0 होता है डिक्रीजिंग के लिए। अब इसी कर्व को अगर हम लोग अलग करें, आप लोग देख लीजिए इस चीज को, क्योंकि इसमें तो अगर बनाएंगे तो गिच पिच हो जाएगा। अगर हम यहां के पर इस कर्व को यहां के पर ये बनाएं, और देखिए ये हम लोगों ने यहां के पर ये कर्व बना दिया, ये वही कर्व आ गया, y बराबर यहां के पर एक्स स्क्वायर आ गया। इसके बाद में सिचुएशन क्या हुई कि ये हम लोगों ने इस पॉइंट के ऊपर ये देखिए टेंजेंट खींच दी थी, ये देखिए हम लोगों ने इस पॉइंट पर यहाँ के ऊपर टेंजेंट खींच दी थी, ये हम लोगों ने ये देखिए टेंजेंट खींच दी। अगर ये पॉइंट यहाँ के ऊपर आप सुन लें, अगर यहाँ के ऊपर ये x1 हो, ठीक है, फिर सुनिए मेरी बात को, क्योंकि कर्व जो है वो सही साफ नहीं बनेगा तो आपकी चीज़ समझ में नहीं आएगी। यहाँ पर हमारे पास ये है और ये हमारे पास में ये यहाँ के पर ये कर्व हो गया, ठीक है। इसके बाद में एक पॉइंट हम लोगों ने यहाँ के पर ले लिया, ये पॉइंट हम लोगों ने यहाँ के पर ये देखिए, यहाँ के पर ये पॉइंट जो है वो x1 ले लिया और ये पॉइंट यहाँ के पर x2 ले लिया। सारे बच्चे देखेंगे ये x1 x2 यहाँ के पर ले लिया हम लोगों ने। और अगर कर्व की इक्वेशन y बराबर fx है, अगर कर्व की इक्वेशन y बराबर fx है, तो अगर हम लोग यहां पर x1 लेंगे तो इसके जो करेस्पॉन्डिंग यहां के पर मिलेगा ये fx1 मिलेगा, और इसके जो करेस्पॉन्डिंग मिलेगा यहां के पर हमारे पास में fx2 मिलेगा। बात आप देख लें। इसके बाद में आप यही हिस्सा देखेंगे कि किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट खींची जाएगी तो टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, dy बाई डी एक्स यहाँ के पर लेस देन 0 होगा। यानी इसका मतलब ये है कि ये डिक्रीजिंग कर्व का हिस्सा है ये वाला, और ये वाला जो है वो इंक्रीजिंग हिस्सा है। ओरिजिन के पहले जितना भी हिस्सा है वो डिक्रीजिंग है और ओरिजिन के बाद का हिस्सा जो है वो इंक्रीजिंग है। अब यहां के ऊपर आप ये बात देख लें कि x1 लेस देन x2, देखिए ये डिक्रीजिंग के लिए, ये बात ध्यान रखिएगा, अभी डिक्रीजिंग की बात चल रही है कि अगर x1 लेस देन यहां के ऊपर x2, क्योंकि x1 जो है नेगेटिव यहां के ऊपर लाइन के ऊपर है, तो ये पहले पढ़ रहा है, ये बाद में पढ़ रहा है, तो ये बड़ा होगा, वो ये छोटा होगा और ये यहां के ऊपर बड़ा होगा। सामने की बात है कि ओरिजिन के लेफ्ट में जो नंबर्स आते हैं -1 फिर -2, तो -2 छोटा हो जाता है, -1 बड़ा हो जाता है। यहां पर x1 लेस देन x2, लेकिन x1 के करस्पॉन्डिंग ये जो x1 आ रहा है, fx1 आ रहा है, ये बड़ा आ रहा है। x1 के करस्पॉन्डिंग ये जो fx1 आ रहा है ये इतना हिस्सा आ रहा है, आप देख लें, और x2 के करस्पॉन्डिंग जो fx2 आ रहा है वो सिर्फ इतना हिस्सा आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इंप्लाइज दैट यहां के पर आ जाएगा fx1 ग्रेटर देन fx2। सारे बच्चे मेरी बात को समझ गए होंगे कि x1 लेस देन x2 है, लेकिन fx1 जो है वो fx2 से यहां के पर बड़ा है। क्या मैंने पढ़ाया कि अगर फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि इधर का पूरा हिस्सा जो है वो डिक्रीज कर रहा है, अभी हम लोग सिर्फ डिक्रीजिंग की बात कर रहे हैं। अगर कोई भी नंबर यानी x1 लेस देन x2 है तो हमेशा fx1 ग्रेटर देन fx2 हो जाएगा। यानी डिक्रीजिंग के लिए देखिए इसको बॉक्स में मैंने कर दिया, इसको मैंने यहां के ऊपर बॉक्स में कर दिया। आप यहां पर इनइक्वालिटी का साइन देख लीजिए, यहां के ऊपर लेस है और यहां के ऊपर जो है वो ग्रेटर है। इसका क्या मतलब हो रहा है कि जब भी हम लोग डिक्रीजिंग की बात करेंगे तो हमेशा सेंस ऑफ इनइक्वालिटी जो है वो रिवर्स हो जाएगी। यानी अगर x1 लेस देन x2 होगा तो fx1 ग्रेटर देन fx2 होगा,
और डिक्रीजिंग के लिए यही बात होगी कि अगर यहां के ऊपर x1 ग्रेटर देन x2 कर दिया जाए तो यहां पर fx1 लेस देन fx2 हो जाएगा। डिक्रीजिंग में हमेशा इनवर्स रिलेशन होगा इनइक्वालिटी के बीच। सारे बच्चे अपने जहन में बात को बिठा लें कि जब भी डिक्रीजिंग की बात आएगी तो यहां वाला जो साइन होगा और यहां वाला साइन आपस में एक दूसरे के उल्टे होंगे। यहां पर अगर लेस होगा तो यहां पर ग्रेटर होगा, और अगर यहां पर ग्रेटर होगा तो यहां पर लेस होगा। यहां तक बात आई। इसके बाद में जब हम लोग इंक्रीजिंग की बच्चों बात करेंगे, तो अब आप यहां पर देख लीजिए इस चीज को कि अगर हम लोग यहां के ऊपर ये देख लीजिए इस चीज को, अगर हम ये x1 लें तो इसके करस्पॉन्डिंग, ये देखिए इसके करस्पॉन्डिंग जो है वो fx1 ये हो जाएगा। इसलिए मैंने फिगर अलग कर दिया, ये fx1 हो जाएगा। और इसके बाद में अगर हम x2 ले लेंगे, मान लीजिए कि आगे x2 ले लिया, तो इसके बाद में fx2, अब ये ब्लू पेन देखिएगा सब लोग, ब्लू वाला देखिएगा, तो यहां पर x1 पहले पड़ रहा है और ये पॉजिटिव साइड है ओरिजिन का। यहां पर x1 पहले पड़ रहा है, x2 बाद में पड़ रहा है, और बात हो रही है इंक्रीजिंग की, यानी ओरिजिन के बाद की बात हो रही है कि जहां पर टेंजेंट खींची जाए तो वो टेंजेंट एक्यूट एंगल बनाएगी। इस केस में ये देखिए, ये यहां के ऊपर ये डिक्रीजिंग के लिए है, ये है डिक्रीजिंग। और अब हम इंक्रीजिंग के लिए बात कर रहे हैं कि यहां पर x1 लेस देन x2 है, यहां पर भी x1 पहले पड़ रहा है और x2 बाद में, तो पॉजिटिव साइड में ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा, तो ये x1 लेस देन x2 आएगा। लेकिन सिचुएशन क्या हो जाएगी कि x1 के करस्पॉन्डिंग जो fx1 है वो सिर्फ इतना है, और x2 के करस्पॉन्डिंग जो fx2 है वो यहां से यहां तक इतना यानी इतना है। तो इसका मतलब ये आ जाएगा कि इंप्लाइज दैट यहां के पर आ जाएगा fx1 छोटा है, fx2 बड़ा है, तो आ जाएगा लेस देन यहां के पर fx2। सारे बच्चे समझ लें कि अगर यहां के ऊपर ये साइन और इस साइन में कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम है। अगर यहां लेस है तो यहां पर भी लेस है, और अगर ऐसा होता कि ये ग्रेटर होता तो ये भी ग्रेटर होता, तो ये कंडीशन होती है इंक्रीजिंग की। ये हमने आप लोगों को यहां के पर ये बता दिया कि ये नीचे वाली कंडीशन जो है वो यहां के पर ये इंक्रीजिंग के लिए है। मैंने आप लोगों को इतनी देर में 4 चीजें बताई कि अगर कहीं पर कर्व इंक्रीज कर रहा है तो dy/dx पॉजिटिव होगा, अगर कर्व डिक्रीज कर रहा है तो dy/dx लेस देन 0 होगा। इसके बाद में अगर हम डिक्रीजिंग के लिए ये रिलेशन देखिए, एक बात और समझ लीजिए आप, ये स्ट्रिक्टली अगर खाली इनइक्वालिटी आ रही है, अभी अब और आगे बात बढ़ेगी, अगर खाली इनइक्वालिटी आ रही है तो इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कहा जाता है। यानी इसका मतलब ये जो केस हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं, अगर x1 लेस देन x2 है, यानी हमारे पास में ये लेस है और यहां पर ग्रेटर है, यानी दोनों आपस में एक दूसरे के उल्टे हैं, रेसिप्रोकल है, तो ये यहां के ऊपर डिक्रीजिंग होगा। लेकिन सारे बच्चे, मैं लिख नहीं रहा हूं, लेकिन इसको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए अगर खाली इनइक्वालिटी है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और इसी तरीके से यहां पर इनइक्वालिटी लेस है और यहां पर भी लेस है और यहां पर भी ग्रेटर हो, यानी इन दोनों में आपस में कोई फर्क ना हो, यहां लेस यहां ग्रेटर यहां पर ग्रेटर, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए होता है। अगर कहीं पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पूछा जा रहा है तो हम लोग सिर्फ इनइक्वालिटी का इस्तेमाल करते हैं। ये मैंने आप लोगों को इस वक्त 4 चीजें पढ़ा दी, इसको फिर मैं रिवाइज कर दे रहा हूं। इंक्रीजिंग dy/dx ग्रेटर देन 0, डिक्रीजिंग dy/dx लेस देन 0, और उसके बाद में डिक्रीजिंग में हमेशा ये और ये आपस में एक दूसरे की उल्टी हो जाएगी और इसको स्ट्रिक्टली कहा जाएगा। और यहां पर अगर जो इनइक्वालिटी होगी वैसी ही यहां पर है, अगर यहां लेस है और यहां पर ग्रेटर है तो यहां पर ग्रेटर है, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कंडीशन होगी। इसको हम आप लोगों को सवाल में लगाकर दिखाएंगे, इसको आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा। अब इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और उसके बाद में फिर हम बात को अपनी आगे बढ़ा रहे हैं। इसके बाद में अगर हमारे पास में कहीं के ऊपर कोई कर्व दे रखा है, देखिए यहां के ऊपर हमारे पास में ये y एक्सिस है, सारे बच्चे देखेंगे कि हमारे पास में यहां के ऊपर ये y एक्सिस है और ये यहां के ऊपर ये हमारे पास में x एक्सिस है, और इसके बाद में यहां पर पॉइंट A है, इसके बाद में यहां के ऊपर ये B है, और उसके बाद में यहां के ऊपर ये C पॉइंट है, और उसके बाद में यहां के ऊपर ये D पॉइंट है। ये 4 पॉइंट ABCD दे रखे हैं। इसमें यहां के ऊपर A
देखिए ये है, ये हमारे पास में है, और देखिए बी और सी पर ये खींचा और ये लाइन हमने ऐसे कर दी, ये लाइन यहाँ के ऊपर हॉरिजॉन्टल हो गई, और उसके बाद में यहाँ के ऊपर डी के ऊपर जो लाइन है, ये सी के बाद की लाइन जो है वो यहाँ के ऊपर ये ऐसे निकल गई, ठीक है। ए यहाँ के ऊपर ये जो डी है वो यहाँ के ऊपर ये आ गया। अब आप बच्चों देख लें सारे लोग कि यहाँ के ऊपर ये पॉइंट ये आएगा, ये पॉइंट यहाँ के ऊपर ये आएगा, और इसके बाद में फिर यहाँ के ऊपर जो पॉइंट आएगा वो यहाँ के ऊपर ये ऐसे आएगा, और ये हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये वाई एक्सिस है, ये हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये एक्स एक्सिस है। जो इंटरवल दे रखा है वो ए और डी के बीच में यहाँ के ऊपर ये दे रखा है। देखिए ये जो कर्व खींचा गया है, जो आप लोगों को यहाँ के ऊपर ये ब्लैक में दिख रहा है, देखिए ये कर्व है, और उसके बाद में यहाँ के ऊपर ये कर्व है ये, और उसके बाद में ये ऐसे चला गया। इस कर्व को हम लोग यहाँ के ऊपर y बराबर एफ एक्स कहते हैं। y बराबर, मान लिया कोई खींचा जा रहा है, ऐसे कर्व ऐसे आ रहा है, तो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि अगर हम इस कर्व को नीचे लाएंगे तो इसकी खुद पोजीशन बता रही है ये कि ये इंक्रीज कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर हम कोई भी लाइन यहाँ के ऊपर खींचें तो ये हमेशा एक्यूट एंगल बनाएगी। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो एक्यूट एंगल बनाएगी, तो यहाँ पर ए पहले पढ़ रहा है और बी बाद में पढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ए लेस देन बी। तो ए के करस्पॉन्डिंग जो लंबाई आ रही है वो ये आ रही है, और बी के करस्पॉन्डिंग जो लंबाई आ रही है, सारे बच्चे देख लेंगे कि बी के करस्पॉन्डिंग जो लंबाई आ रही है वो इतनी आ रही है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ए यहां के ऊपर लेस देन बी, तो वैल्यू हो जाएगी इंप्लाइज दैट, यहां के ऊपर ये हो जाएगा एफ ए और लेस देन यहां के ऊपर एफ बी। आप लोगों ने देखा यहां पर ए पहले पढ़ा और बी बाद में पढ़ा। ए के करस्पॉन्डिंग जो लंबाई मिली वो सिर्फ इतनी मिली, और बी के करस्पॉन्डिंग जो लंबाई मिली वो यहां के ऊपर इतनी मिली, तो ए लेस देन बी होगा, तो एफ ए जो है छोटा है और एफ बी बड़ा, यहां के ऊपर यह रिलेशन आया। इसके बाद में यहां पर हम लोग आगे बढ़े और फिर हम लोगों ने यहां के लिखा बी लेस देन सी। बी पहले पढ़ रहा है, सी बाद में पढ़ रहा है, लेकिन बी के करस्पॉन्डिंग जो लाइन आ रही है और जो सी के करस्पॉन्डिंग लाइन आ रही है, सारे बच्चे देख लेंगे कि बी और सी के करस्पॉन्डिंग लाइनें जो आ रही हैं वो बराबर आ रही हैं। बराबर का मतलब ये है कि ना छोटी है ना बड़ी है, तो बी लेस देन सी है यहां के पर, इसमें आप देख लें यहां के पर बी लेस देन सी इंप्लाइज दैट यहां पर आ जाएगा एफ बी बराबर एफ सी, यानी ये दोनों जो हैं वो यहां के पर, अगर हम यहां पर खींचें और यहां पर खींचें तो दोनों ये बराबर आ रही हैं। इसका मतलब बी जो है वो सी से छोटा तो है, लेकिन एफ बी और एफ सी बराबर है। और इसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़े और सी, बच्चे देख लें सी पहले पढ़ रहा है, डी बाद में पढ़ रहा है, लेकिन सी के करस्पॉन्डिंग जो लेंथ है वो छोटी है और डी के करस्पॉन्डिंग जो लेंथ है वो बड़ी है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इंप्लाइज दैट यहां के पर एफ सी लेस देन यहां के पर यह आ जाएगा एफ डी। बात आपकी समझ में आई कि एफ ए यहां के पर ए लेस देन बी, तो सिचुएशन यहां के ऊपर आ जाएगी। देखिए मैंने अभी आप लोगों को क्या बात बताई थी कि ए लेस देन बी, यानी यहां पर की इनइक्वालिटी, मैंने पूरा समझा दिया आपको, यहां पर की इनइक्वालिटी और यहां की इनइक्वालिटी में फर्क नहीं है, तो इसका मतलब फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। यहां के पर फंक्शन क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। जब इस इनइक्वालिटी के सेंस में और इस इनइक्वालिटी के सेंस में कोई फर्क ना आए तो फंक्शन इंक्रीज करता है। फिर क्या सिचुएशन हो गई कि यहां के पर क्या कर रहा है, ये कि b लेस देन सी है और फंक्शन कांस्टेंट है, इसका मतलब ये है कि ना इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है, ये सिचुएशन यहां के पर ये कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, और इसके बाद क्या हो जाएगा? अब देखिए ये इंक्रीजिंग की कंडीशन होगी, स्ट्रिक्टली यहां के पर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। क्या होगा? ये हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और यहां पर क्या होगा? सिर्फ इंक्रीजिंग। सारे बच्चे मेरी बात को समझ लें कि अगर खाली इनइक्वालिटी है तो हम लोग क्या करेंगे कि सिचुएशन यहां के पर क्या कर देंगे कि सिर्फ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग,
और यहां पर क्या होगा कि बी लेस देन सी है लेकिन एफ बी बराबर एफ सी है, ये इंक्रीजिंग की कंडीशन होती है, ये सिर्फ इंक्रीज कर रहा है, यानी यहाँ के पर ये कांस्टेंट, यहाँ के पर मामला जो हो गया कि यहाँ पे इंक्रीज करने के बाद ये कांस्टेंट हो गया, तो ये इंक्रीजिंग हो गया। इसके बाद में फिर हम लोग यहाँ के पर देखिए मैंने अगला हिस्सा फिर अलग कर दिया और यहाँ के पर सी लेस देन डी है, तो सी लेस देन डी के बाद में यहाँ के पर ये एफ सी लेस देन एफ डी हो जाएगा, तो फिर यहाँ के पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, फिर स्ट्रिक्टली यहाँ के पर इंक्रीज करने लगा। ये मैंने आप लोगों को ये बात बता दी। इसके बाद में ये पॉइंट समझ में सबके आ गया कि यहां पर और यहां के इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं है, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। इसके बाद में बी लेस देन सी है और एफ बी बराबर एफ सी है, तो ये सिचुएशन यहां के पर ये कांस्टेंट हो गई, यानी अगर कहीं पर ग्राफ इस तरीके से हो रहा है तो बी लेस देन सी लिखकर एफ बी बराबर यहां के पर एफ सी लिखा जाएगा, ठीक है। यानी अगर हम यहां की कंडीशन को इसके बाद आगे बढ़ाएंगे तो फिर क्या आ जाएगा कि सी लेस देन डी और सी लेस देन डी के बाद में एफ सी लेस देन, यहां पर भी सेंस ऑफ इनइक्वालिटी जो है वो जैसी यहां पर है वैसी यहां पर है, तो यहां पर भी बात हम लोग कह देंगे कि स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। ये बात समझ में आई। अब इसके बाद में फिर अब आप लोग यहां पर ये तीसरा फिगर देखिए। अगर हमारे पास में देखिए ये वाई एक्सिस है और ये हमारे पास में यहां पर ये एक्स एक्सिस है, और उसके बाद में देखिए ये कर्व इस तरीके से आ रहा है। किस तरीके से आ रहा है कि यहां के पर ये ऐसे आया, फिर उसके बाद में यहां के पर ये ऐसे आया, और ऐसे आने के बाद में फिर यहां के पर ये ऐसे आ गया। ये वाई बराबर एफ एक्स का कर्व है। और इसके बाद में सबसे पहले यहां के ऊपर जो दे रखा है, मान लीजिए कि यहां के पर ये ए दे रखा है, ठीक है। इसके बाद में ये यहां के पर ये बी दे रखा है, इसके बाद में यहां के पर जो है वो ये सी दे रखा है, और इसके बाद में यहां के पर ये जो है वो डी दे रखा है। यहां के पर ये हमारे पास में डी दे रखा है, ये कर्व है, आप देख लें, ये यहां के पर जो है वो हमने कर्व खींचा है। फिर आप एक बात देख लें कि इस तरीके की अगर सिचुएशन कहीं पर मिल रही है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो है वो यहाँ के देखिए ये आएगा, और इसके करस्पॉन्डिंग अगर कोई लाइन आएगी तो देखिए ये आएगी, इसके करस्पॉन्डिंग जो लाइन आएगी वो यहाँ के पर ये ऐसी आएगी, ऐसी ये देखिए यहाँ से, और इसके बाद में जो लाइन आएगी वो यहाँ के पर ये ऐसी आएगी। यानी यहाँ पर ए वाली लाइन यहाँ तक जाएगी, बी से लाइन यहाँ पर जाएगी, सी से लाइन यहाँ पर जाएगी, और डी से जो लाइन जाएगी वो यहाँ के पर ऐसी जाएगी। आप सारे बच्चे देख लें कि यहाँ के पर ए जो है वो लेस देन बी है, ए लेस देन बी, ठीक है। और ये एफ ए जो है ग्रेटर देन एफ बी है। सब लोगों ने मेरी बात को सुना, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग जो लंबाई आ रही है वो इतनी आ रही है, और बी के करस्पॉन्डिंग जो लंबाई आ रही है इससे कम आ रही है, तो इसका मतलब एफ ए ग्रेटर देन एफ बी। क्या बताया मैंने आप लोगों को, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ का साइन और यहाँ का साइन आपस में एक दूसरे का उल्टा है। फिर आगे बढ़िए, फिर उसके बाद में यहाँ के पर ये बी बराबर सी है, बी लेस देन सी है, सॉरी बी यहाँ के पर लेस देन सी, बी पहले पढ़ रहा है और सी बाद में पढ़ रहा है, लेकिन ये लंबाई और ये लंबाई जो है वो बराबर है। तो इस केस में यहाँ के पर क्या हो जाएगा कि इंप्लाइज दैट यहाँ के पर आ जाएगा एफ बी बराबर एफ सी। सब लोगों ने मेरी बात को सुना, कांस्टेंट है मामला यहाँ के ऊपर, ठीक है, कि बिल्कुल एक ही जैसे डिक्रीजिंग के बाद में एक ही जैसा चलता चला जा रहा है। इसके बाद में फिर अगर हम लोग यहाँ वाला पॉइंट देखेंगे तो इसको देखिए बॉक्स में कर लीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ के पर ये डिक्रीजिंग का मामला है, क्योंकि सेंस ऑफ इनइक्वालिटी आपस में एक दूसरे की इनवर्स है। अब और आगे बढ़िए, बी लेस देन सी, तो एफ बी और एफ सी बराबर होगा, और यहाँ के पर ये आ जाएगा सी लेस देन डी, और वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के पर एफ सी। ये देख लीजिए इस चीज़ को कि यहाँ के पर सी जो है वो यहाँ के पर ये बड़ा है, देखिए सी बड़ा है, आप देख लें, और डी जो है वो यहाँ के पर छोटा है। तो इसका मतलब ये आ जाएगा कि एफ सी ग्रेटर देन एफ डी होगा, यानी सी वाला पार्ट जो है यहाँ के पर बड़ा होगा। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि इसमें यहाँ से और वहाँ तक सिचुएशन क्या होगी कि पहले कर्व डिक्रीज करेगा,
फिर कांस्टेंट चलता चला जाएगा और उसके बाद में फिर डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर और यहां पर सेंस ऑफ इनइक्वालिटी अगर आपस में एक दूसरे की इन्वर्स हो जाए, और अगर इन्वर्स हो जाए, देखिए ये लेस है और ये ग्रेटर है, तो हमेशा स्ट्रिक्टली डिक्रीज करता है। अगर खाली इनइक्वालिटी आ रही है, अगर वो कह रहा है खाली इनइक्वालिटी, तो आप स्ट्रिक्टली डिक्रीज कहेंगे, और अगर वो डिक्रीजिंग कहे तो फिर आप क्या कह देंगे? आप कह देंगे कि एफ सी, देखिए आप सिचुएशन समझ लीजिए कि अगर वो ये बात कह रहा है कि सी लेस देन डी, मैं आप लोगों को यहां पर बिल्कुल खुलासा करके बता दूं, और कह रहा है कि ओनली द फंक्शन इज नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, अगर स्ट्रिक्टली कह रहा है तो ये वैल्यू आ जाएगी इंप्लाइज दैट, यहां के पर ये आ जाएगा एफ सी और ग्रेटर देन एफ डी। ये तो स्ट्रिक्टली के लिए हो गया, यहां पर भी इनइक्वालिटी होगी और यहां पर भी होगी। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, सेंस ऑफ इनइक्वालिटी आपस में एक दूसरे की उल्टी है। और अगर वो ये बात कहे कि सी लेस देन डी, इंप्लाइज दैट यहां के पर एफ सी ग्रेटर देन आर इक्वल टू यहां के पर एफ डी। बात समझ में आ रही है? यहां पर सिचुएशन क्या कह रहा है? अगर इस तरीके की कंडीशन हो जाए कि इस इनइक्वालिटी के साथ में इक्वालिटी भी लग जाए, तो ये जो है ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए है, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए है, और ये खाली डिक्रीजिंग के लिए है। यानी जब यहां के पर लेस कहे और यहां पर ग्रेटर और इक्वल दोनों आ जाए, तो ये सिर्फ डिक्रीजिंग के लिए होगा। सारे मैंने ये बात आपके दिमाग में बात डाल दी कि बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि साहब स्ट्रिक्टली कह रहा है और खाली कह रहा है। तो अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो यहां पर लेस और यहां पर खाली ग्रेटर, इन्हें खाली इनइक्वालिटीज। और अगर खाली डिक्रीजिंग कह रहा है, वो स्ट्रिक्टली का अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर रहा है, तो यहां पर लेस होगा और यहां पर ग्रेटर के साथ में इक्वल का निशान भी लग जाएगा। ये पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया। अब इसके बाद में आप एक आध प्रॉब्लम देखें। एक केस अभी इसमें रह गया है, उसको मैं आगे के लेक्चर में जो है वो कवर करूंगा कि नाइदर इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग का, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्योंकि इसमें भी उसी वक्त इसके ऊपर प्रॉब्लम भी यहां के ऊपर लग जाएगी। लेकिन ये मैंने आप लोगों को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो यहां के ऊपर बताया। अब आप यहां के ऊपर देख लें, कह रहा है कि जैसे यहां के ऊपर ये कह रहा है कि शो दैट, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, मैं आपको छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन कराऊं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि शो दैट एफ एक्स बराबर 3/x प्लस 3 यहां के ऊपर ये एक्स दे रखा है, और प्लस 3/x प्लस 7 इज डिक्रीजिंग, और उसके बाद में यहां के ऊपर डिक्रीजिंग दिया हुआ है, और उसके बाद में दिया हुआ है फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू यहां के ऊपर रियल नंबर, फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू यहां के ऊपर रियल नंबर, और ब्रैकेट में इसके यहां के ऊपर ये दे रखा है। पूरा सवाल यही है, एक्स इज नॉट इक्वल टू यहां के ऊपर 0। मैं आप लोगों को 2-4 सवाल भी लगाकर दिखाता हूं अपनी टाइम लिमिट के अंदर। देखिए, अगर हमारे पास में ये एफ एक्स दे रखा है, एफ एक्स, तो इस एफ एक्स को हम लोगों ने लिखा 3x⁻⁻1 और प्लस 7। और ये ध्यान रखिएगा कि जो डिक्रीजिंग प्रूफ करने के लिए वो ये कह रहा है, ये x की हर रियल वैल्यू के लिए कह रहा है, तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, ने dy बाई dx निकाल देंगे, तो f' बराबर 3 -x⁻², और ये 0 आएगा, और ये वैल्यू आ जाएगी f' बराबर -3 यहां के ऊपर x²। बच्चों, अब सारे बच्चे ये देख लें कि अगर हम सिर्फ इस डेरिवेटिव का इतना पीस ले लेंगे, तो ये 3 लिखा हुआ है, ये पॉजिटिव है, और अगर हम इस x की जगह पर कोई भी रियल नंबर, चाहे नेगेटिव रखें चाहे पॉजिटिव रखें, लेकिन जब हम उसका स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये पूरे का पूरा हिस्सा जो है ये पॉजिटिव हो जाएगा 3/x², और उस पॉजिटिव को जब हम इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कैसा आ जाएगा, f' <x <0। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर f' <x 0 है तो यहां पे लिखेंगे हम लोग हैंस फंक्शन, यहां पे लिखेंगे हैंस फंक्शन इज डिक्रीजिंग फॉर एवरी x बिलोंग टू यहां के ऊपर रियल नंबर। आप लोगों ने छोटा सा सवाल ये देखा। इसी तरीके से अगर हम दूसरी प्रॉब्लम फिर लें, वो कहता है कि शो दैट x + 1/x। सवाल क्या कह रहा है, यहां के ऊपर क्वेश्चन नंबर, यहां के ऊपर ये 2 है, कह रहा है कि शो दैट f(x) बराबर यहां के ऊपर कह रहा है x प्लस यहां के ऊपर 1/x इज इंक्रीजिंग, इज यहां के ऊपर कह रहा है कि इंक्रीजिंग।
और यहां के पर दे रखा है x ग्रेटर देन आर इक्वल टू यहां के पर 1। ये देखिए जो रेड में लिखा हुआ ये सवाल है। हम लोगों ने क्या किया कि जब इंक्रीजिंग की बात आई तो हम लोगों ने यहां के पर ये देखिए fx बराबर यहां पे लिखा x प्लस एक्स टू द पावर यहां के पर ये -1, ये देख लें। जब हम लोग उसको डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों तो f डैश x बराबर यहां के पर 1 मिलेगा और प्लस यहां पे मिल जाएगा -x टू द पावर -2। ये हम लोगों ने इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो रिजल्ट यहां के पर ये आ जाएगा 1 माइनस के 1/x²। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 1/x² मिलेगा और बराबर वैल्यू मिल जाएगी x² - 1 अपान यहां के पर x²। देखिए कंडीशन क्या दे रखी है कि डेरिवेटिव जो है वो x² - 1/x² मिला और हमको प्रूफ करना है कि ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। और यहां पर जिस तरीके से x बिलोंग टू रियल नंबर दिया हुआ था यहां पर उसने कहा है कि ओनली x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। तो हम लोगों ने क्या किया कि ये देखिए ये स्टेप लिखा x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, x² ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा x² ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। पॉइंट समझ में आ रहा है। इसके बाद में फिर देखिए यहां पर x² - 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। क्या हो गया, इसका मतलब यह है कि x² - 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू यहां के ऊपर 0। इसका मतलब यह हो गया कि ऊपर का जो हिस्सा है ये x² - 1 है, ये या ग्रेटर देन यानी या पॉजिटिव होगा और या 0 होगा। और अगर ऊपर का हिस्सा पॉजिटिव हो गया इसकी कंडीशन के हिसाब से और नीचे x² है, कोई भी वैल्यू x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 रखी जाए तो ऊपर का हिस्सा भी पॉजिटिव होगा। यहां से अगर हम लोगों ने x² - 1 ग्रेटर देन 0 लिया और नीचे स्क्वायर है तो हम इस इंटरवल में कोई भी वैल्यू यहां रखेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसकी वैल्यू या तो ग्रेटर देन 0 आएगी और या इक्वल टू 0 आएगी। ग्रेटर देन 0 तो हमने आपको बता दिया पॉजिटिव आएगी क्योंकि x² - 1 जो है यहां से पॉजिटिव लेंगे तो पॉजिटिव अपान पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। और इक्वल टू 0 कैसे आएगी कि अगर हम x² - 1 0 ले लें, ये क्योंकि इक्वल का निशान भी लगा हुआ है तो 0 ऊपर रखकर जब हम लोग x² से डिवाइड करेंगे तो ऊपर 0 होने की वजह से ये इक्वल का निशान लग जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई डेरिवेटिव ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो अभी हमने आपको क्या बात बताई कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज नहीं करेगा बल्कि वही कह रहा है इंक्रीजिंग। तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन इंक्रीज करेगा, हेंस क्योंकि रेशियो यहां के ऊपर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा। इंक्रीज करेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज नहीं करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो यही बात यहां के ऊपर प्रूफ करना थी। इसके बाद में फिर आप देखें कि अगर हमारे पास में कहीं पर यह दे रखा है जैसे मान लीजिए कि प्रूफ दैट द फंक्शन f(x) बराबर f(x) बराबर x³। तो ये क्वेश्चन नंबर यहां के ऊपर ये 3 है बच्चों। कह रहा है कि f(x) बराबर यहां के ऊपर x³ -6x² + 12x माइनस के यहां के ऊपर ये 6x² प्लस यहां के ऊपर ये 12x और प्लस 8 दे रखा है, प्लस यहां के ऊपर ये 8 इज इंक्रीजिंग। कह रहा है कि इज इंक्रीजिंग ऑन यहां के ऊपर रियल नंबर्स, यानी इसमें भी सारे रियल नंबर यहां के ऊपर दे रखे हैं। कह रहा है कि फंक्शन जो है वो यहां के ऊपर इंक्रीज कर रहा है। तो हमारे पास में यहां के ऊपर जब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों तो 3x² मिलेगा और माइनस के 12x मिलेगा और प्लस का यहां के ऊपर ये 12 मिल जाएगा। इसके बाद में यहां के ऊपर ये देखो f'(x) मिलेगा और 3 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा x² माइनस के 4x और प्लस का यहां के ऊपर 4 और वैल्यू आ जाएगी यहां के ऊपर f'(x) बराबर 3 टाइम्स यहां के ऊपर आ जाएगा x-2 का होल स्क्वायर। इतना जो पोर्शन होगा ये x-2 का यहां पर होल स्क्वायर हो जाएगा। आप खुद ही देख लें कि ये प्रूफ करना है और किसमें प्रूफ करना है, सारे रियल नंबर्स के लिए। अगर हम कोई भी रियल नंबर यहां पर रखें, पूरी रियल नंबर लाइन पर से कोई भी x की जगह पर नेगेटिव नंबर लिया जाए और चाहे पॉजिटिव नंबर लिया जाए, हर रियल नंबर के ऊपर स्क्वायर होने की वजह से ये पूरे का पूरा रिजल्ट पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर हम x बराबर 2 ले लेंगे तो 2 - 2 से 0 हो जाएगा।
इसका मतलब ये आ जाएगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। यही बात कह रहा था, स्ट्रिक्टली नहीं कह रहा था, कह रहा था इंक्रीजिंग। तो फिर फंक्शन क्या करेगा, सारी रियल नंबर लाइन के ऊपर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 फंक्शन इंक्रीज करेगा। हेंस द फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर x बिलोंग टू रियल नंबर। क्या लिखेंगे, हेंस द फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर ईच एंड एवरी x बिलोंग टू यहाँ के ऊपर रियल नंबर। और देखिए ये मैं आप लोगों को, इसीलिए मैंने आज जो है ये चैप्टर शुरू किया है, कुछ प्रॉब्लम्स भी मैं आपको यहाँ के ऊपर बताता चल रहा हूँ। हमारे पास में दिया हुआ है, कह रहा है कि डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ x। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ के ऊपर ये है, और कह रहा है कि डिटरमाइन, यहाँ के ऊपर कह रहा है कि डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच fx बराबर, कहता है कि फॉर विच fx बराबर, ये देखिए ये fx दे रखा है, fx बराबर x माइनस 2 अपान x प्लस 1, ये दे रखा है x माइनस 2 और अपान यहां के ऊपर दे रखा है x प्लस 1, और इस लिखा हुआ है x इज नॉट इक्वल टू -1। इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, कह रहा है कि इज, यहां के ऊपर कह रहा है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। देखिए इस तरीके के सवालों को लगाने के लिए बहुत टिपिकल सवाल आएंगे नेक्स्ट राउंड के ऊपर, आप लोग देखिएगा। फिलहाल हम धीरे धीरे आपको बातें समझा रहे हैं। कह रहा है कि डिटरमाइन, बताओ वैल्यूज, कौन सी वैल्यूज ऑफ x, जिसके लिए fx बराबर x माइनस 2 अपान x प्लस 1 जो है वो इंक्रीज कर रहा है और डिक्रीज कर रहा है। क्या निकालना है, x निकालना है, यानी हमें वो इंटरवल निकालना है, वो वैल्यूज निकालना है कि जिसमें फंक्शन जो है वो इंक्रीज कर रहा है और या डिक्रीज कर रहा है। सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे। तो एफ डैश एक्स बराबर, सारे लोगों को पता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दे रखा है। देखिए डिनोमिनेटर का स्क्वायर आ गया और यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा, यहाँ के ऊपर डिनोमिनेटर, और ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ के ऊपर न्यूमरेटर माइनस यहाँ के ऊपर न्यूमरेटर आएगा, और ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ के ऊपर डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ के ऊपर डिनोमिनेटर। सारे बच्चों ने देखा। इसके बाद में जब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स बराबर, देखिए डिनोमिनेटर में यहाँ पर हमारे पास में x प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा, ये देखिए x प्लस 1 आएगा। जब हम लोग डी बाई डी एक्स एक्स माइनस 2 में करेंगे तो देखिए 1 माइनस 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस 0 माइनस x माइनस 2, और ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर 1 प्लस और यहाँ के ऊपर 0, 1 प्लस 0। इसके बाद में जब हम लोग फंक्शन के डिफरेंशिएशन का रिजल्ट निकालेंगे तो डिनोमिनेटर में यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू ऊपर वाला आ जाएगी x प्लस 1। देखिए x प्लस 1 आएगा और ये माइनस आएगा, और उसके बाद में यहाँ के ऊपर ये x आएगा और प्लस का यहाँ के ऊपर ये 2, माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में ये माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा और बराबर आ जाएगा यहाँ के ऊपर 3 अपान यहाँ के ऊपर x प्लस 1 का यहाँ के ऊपर होल स्क्वायर। सारे बच्चों ने देखा। अब कह रहा है कि x की वो वैल्यू बताओ कि जिसके लिए फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और या डिक्रीज कर रहा है। बहुत गौर से आप बात समझ लें, यही सब बातें जो होती हैं वो टिपिकल होती हैं और चीज़ें जो है वो समझ में आदमी के कम आती हैं। हमारा जो डेरिवेटिव है ये 3 अपान यहाँ के ऊपर ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर दे रखा है। कह रहा है कि x की वो वैल्यू बताओ कि जिसके लिए फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, और खुद ही उसने कह दिया कि x बराबर x इज नॉट इक्वल टू -1। बच्चों आखिरी बात यहाँ के ऊपर समझ लीजिए कि अगर हमारे पास में डेरिवेटिव ये दे रखा है 3 अपान x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो पूरी रियल नंबर लाइन पर, इसको सॉल्व नहीं करना है, इसको यूं ही समझना है बस खाली कि पूरी रियल नंबर लाइन पर से सिर्फ -1 एक ऐसा नंबर है कि जो यहां रखा जाएगा जिसकी वजह से डिनोमिनेटर अनडिफाइन हो जाएगा। लेकिन -1 के अलावा कोई भी निगेटिव नंबर या पॉजिटिव नंबर यहां पर रखा जाए, हर निगेटिव और पॉजिटिव नंबर के लिए ये जो है वो यहां के ऊपर सिर्फ ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन 0। फॉर एवरी x बिलोंग टू रियल नंबर x इज नॉट इक्वल टू -1 नहीं ले सकते क्योंकि डिनोमिनेटर अनडिफाइन हुआ जा रहा है। तो 3 अपान x प्लस 1 का जो होल स्क्वायर है दैट विल ऑलवेज ओनली 0 नहीं आएगा। कोई वैल्यू ऐसी नहीं आप बता सकते कि जिससे हमारे डेरिवेटिव का रिजल्ट 0 आ जाए।
तो इसका मतलब ये है कि आंसर क्या आएगा। अब आंसर आप लोग सुन लीजिए, मैं लिख नहीं रहा हूं कि एफ डैश एक्स विल ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। निगेटिव पॉजिटिव कोई वैल्यू ली जाए, हमेशा ये रेशियो पॉजिटिव ही रहेगा। सिर्फ एक्स की जगह पर हम लोग -1 नहीं ले सकते। तो द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू, यहां के ऊपर रियल नंबर, ओनली द एक्स इज नॉट इक्वल टू, यहां के ऊपर -1। देखिए मैंने यहां तक आपको पढ़ाया, तो क्योंकि अब जो टाइम जो है वो परमिट नहीं कर रहा है कि आगे इसको जो है वो बढ़ाया जाए। इसके दूसरे पार्ट में आप नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट देखेंगे कि कब फंक्शन जो है वो नाइदर इंक्रीज करता है और नॉट डिक्रीज करता है, और उसके बाद में आप टिपिकल टाइप की कुछ और प्रॉब्लम्स जो है वो देखेंगे। यहाँ तक मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया। आप लोग वीडियोस को देखें, और सब्सक्रिप्शन हमको बहुत कम मिल रहा है और चीज़ें मैं आपको बहुत कायदे से समझाता जा रहा हूँ। आप लोग देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें चैनल को। थैंक यू।